हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप हाल चाल बढ़िया होगा। और लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस करी थी। आई होप आपको वो समझ आई होगी और आप लोग उसको रिवाइज कर लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब आगे हम लोग को भी कुछ डेफिनेशंस और भी करनी है, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में डेफिनेशन का जो पोर्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर को ये बेटा जो डेफिनेशंस इसकी है ना बहुत पसंद है। ठीक है, वो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और उसमें कुछ डिसाइडेड केसेस के बारे में आपसे बात करता है। तो आपको केस स्टडी दे दी जाती है या तो आपसे डेफिनेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डेफिनेशन का पोर्शन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब ये डेफिनेशन ही ऐसी चीज है जो आगे पूरे चैप्टर्स में हम लोग को काम आनी है। अगर ये आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएंगे तो ये चैप्टर एकदम यूजलेस है। तो ये डेफिनेशंस का पोर्शन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दो चीजों के लिए। एक तो भाई हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है इस चैप्टर से। और दूसरा, अगर ये पूरा चैप्टर हमको अच्छे से समझना है तो भाई हमको डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई डेफिनेशंस आज भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस करेंगे और अगली क्लास में भी डेफिनेशंस ही हमको करनी है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस अभी बची है हमारी। चलिए, जो जो डेफिनेशंस हमारी बची है, चलिए हम लोग उसको फिनिश करते हैं जल्दी से जल्दी और देखते हैं भाई नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी है। और हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है कंप्लेनेंट। कि कंप्लेनेंट कौन होता है और कंप्लेनेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 के अंदर। कंप्लेनेंट कौन होता है, कंप्लेनेंट कौन होता है, हु कैन बी अ कंप्लेनेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि सर कंप्लेनेंट एक तो हम हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई गुड्स ली, हमने कोई सर्विस ली और हमको अगर कोई दिक्कत आई तो सर कंप्लेनेंट तो सर हम हो सकते हैं। यस सर, आप कंप्लेनेंट हो सकते हो जिसके साथ कोई दिक्कत आई है, जिसको किसी ने डिफेक्टिव गुड्स दे दिया, जिसके साथ कोई डिफिशियंसी इन सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो कंप्लेनेंट हो सकता है। मगर उसके अलावा और भी लोग हैं तो कंप्लेनेंट हो सकते हैं। तो पहला तो सर वो हो गया जो कि कंज्यूमर है। यस सर, एकदम सही। तो देयर आर 7 कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज अलग अलग दी हुई है। देखिए लिखा है 7 कैटेगरीज ऑफ कंप्लेनेंट। उसमें से पहली जो कैटेगरी है वो कौन है सर, कंज्यूमर हिमसेल्फ। देखिए नंबर 1 क्या लिखा है, कंज्यूमर। अ कंज्यूमर हिमसेल्फ कैन बी अ कंप्लेनेंट। बहुत इजी, पता ही है सर, अगर जिस कंज्यूमर है जिसने गुड्स को कंज्यूम करा उसको दिक्कत आई है तो सर ही कैन बी अ कंप्लेनेंट। और कंज्यूमर की डेफिनेशन हम लोग ने ऑलरेडी कर ली है, तब आपको पता है कि कंज्यूमर कौन हो सकता है। तो पहला अ कंज्यूमर। नेक्स्ट सेकंड वन, इन केस अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर। अगर भाई साहब जो कंज्यूमर है वो क्या है, माइनर है, तो भाई साहब वो कंप्लेनेंट तो नहीं हो सकता। मगर 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 उसकी जगह कौन हो सकता है, हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियन कैन बी अ कंप्लेनेंट। समझ आता है। अगर कंज्यूमर क्या है, माइनर है, तो उस केस में कंप्लेनेंट कौन होगा, वो माइनर नहीं होगा, कौन होगा, उसके पेरेंट्स होंगे या तो उसके लीगल गार्जियन होंगे। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट कौन है, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब ये कौन है, ये एक कंज्यूमर एसोसिएशन है, बहुत सी कंज्यूमर एसोसिएशन बनी हुई है। द कंज्यूमर एसोसिएशन भी क्या हो सकती है, कंप्लेनेंट हो सकती है। समझ आ रहा है, मतलब ये कंज्यूमर एसोसिएशन करे क्या करेगी, ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी अ कंप्लेनेंट। ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर ये कंप्लेन फाइल कर सकती है। और एक चीज आपको बता देता हूं, एक चीज आपको बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर मैं कंज्यूमर हूं, मेरे साथ कोई दिक्कत हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, मगर मेरे बिहाफ पे कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है, वो क्या कर रही है, कंप्लेन फाइल कर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि आई हैव टू बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। भले ही वो कंज्यूमर उस कंज्यूमर एसोसिएशन का मेंबर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। द कंज्यूमर एसोसिएशन कैन बी अ कंप्लेनेंट। आता है समझ, ठीक है। तो अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, कॉमन कॉज, वॉइस, सर, ये कुछ आपकी क्या है, कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कि कंप्लेनेंट हो सकती है और कंज्यूमर के बिहाफ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ये थी हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट। नेक्स्ट आते हैं सर, फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार भी हो सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और या तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है। आपको मैं केस बता देता हूं, जो मैगी का एक केस हुआ था, आपको याद है, आज से कुछ सालों पहले मैगी बैन हो गई थी, याद है कि नहीं याद है। उस केस में बेटा जो कंप्लेनेंट थी वो गवर्नमेंट थी, उस केस में कंप्लेनेंट कौन था, गवर्नमेंट थी। समझ आ रहा है,
ठीक है, ये मैटर आपका गया हुआ था, मैटर आपका कंज्यूमर कोर्ट में गया था, जिसमें कंप्लेन किसने फाइल करी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, मैगी बैन हुई थी जब आपकी, ठीक है, ये देखिए 2015 का मैटर आपका है। गवर्नमेंट फाइल्स अ केस अगेंस्ट नेस्ले, नेस्ले कंपनी कौन है? जो मैगी को बनाती है, ठीक है, नेस्ले, ₹640 इन डैमेज। यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट फाइल्स अ केस, गवर्नमेंट फाइल्स का केस मतलब सर गवर्नमेंट क्या है हमारी? कॉम्प्लेनेंट है, समझ आ रहा है? तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेनेंट। क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ? आइए आगे चलते हैं। अब फिफ्थ कैटेगरी पे आते हैं। फिफ्थ कैटेगरी इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीए। ये एक अब आपकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हमारा डेफिनेशन के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ना है, हमारा टॉपिक वहां पे दिया है। बस यहां पे ये समझ लीजिए दैट सीसीपीए कैन ऑल्सो बी अ कंप्लेनेंट, ठीक है, ये भी कंप्लेनेंट हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, सिक्स कैटेगरी पे आते हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, सेम इंटरेस्ट। क्या है यहाँ पे कि बहुत से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं जो इफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर हैं इफेक्टेड हुए और सबका एक ही इंटरेस्ट है। सबका क्या है? एक ही इंटरेस्ट है। तो उसमें केस में क्या होगा? सभी कंज्यूमर्स को, ऐसा नहीं सभी कंज्यूमर्स चले जाए कंप्लेन फाइल करने, ऐसा कर सकते हो मगर जरूरी नहीं है। वहां पे क्या हो सकता है? जब सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, द कॉज ऑफ एक्शन इज सेम, सबकी कॉज ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो वहां पे ये हो सकता है, आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो बेटा? उस केस में आप क्लास एक्शन केस फाइल कर सकते हो। क्लास एक्शन सूट होता है, या तो हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव केस भी बोलते हैं। यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, एनी वन और एनी टू कैन फाइल द कंप्लेंट। आ रहा है समझ? जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, a passenger traveling by a particular flight of an airline can file a complaint on behalf of all passengers if all the passengers have the same cause of action। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है, क्या पता भाई फ्लाइट में जो आपको खाना प्रोवाइड किया गया हो वो भाई खाना बेकार हो और आपसे प्राइस भी, पैसा भी लिया गया हो, वो इंक्लूसिव हो आपकी टिकट्स में, भाई जितने भी पैसेंजर्स हैं सभी अफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? तो जरूरी नहीं है सबको जाके कंप्लेन फाइल करनी है। क्या हो सकता है? वन पैसेंजर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, टू पैसेंजर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कैन बी अ कंप्लेनेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास एक्शन। समझ आ रहा है? आता है समझ? क्लियर है? तो ये हमारी है सिक्स कैटेगरी। एंड द लास्ट कैटेगरी, एंड द लास्ट कैटेगरी क्या है? इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसके साथ कोई दिक्कत हुई, गड़बड़ हुई और उसकी हो गई है डेथ, तो उस केस में क्या होगा? हिज लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी अ कंप्लेनेंट। आता है समझ? आता है समझ? अगर कंज्यूमर की क्या हो गई? डेथ हो गई, कोई डिफेक्टिव गुड्स के लिए उससे उसकी क्या हो गई, क्या पता डेथ हो गई हो जिससे वो इफेक्टेड हुआ होगा और उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में ऐसा नहीं कि भाई बंदा तो अब गया अब तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके डेथ के बाद उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या उसके जो लीगल हायर्स होते हैं, दे कैन फाइल दी कंप्लेंट एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेनेंट। आता है समझ? आता है समझ कि नहीं आता समझ? तो ये हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ कंप्लेनेंट्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, 7 पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करने हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आपको वहां पे मिल जाए। क्लियर है? आता है समझ? तो ये हमारी डेफिनेशन थी कौन सी? कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट करेगा क्या? कंप्लेनेंट करेगा क्या सर? कंप्लेनेंट कंप्लेन फाइल करता है। क्या फाइल करता है? कंप्लेन। तो अगली डेफिनेशन हमारी जो है वो है कंप्लेन की। देख लीजिए नीचे आप, कंप्लेंट की देख नीचे लिखा है ना, कंप्लेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के अंदर हमको पढ़ना है कंप्लेंट। सर कंप्लेंट क्या होती है सर? कंप्लेंट क्या होती है सर? कंप्लेंट होती है एक एलिगेशन। कंप्लेंट क्या हो रहा है? आप एक एलिगेशन लगा रहे हो। क्लियर है? अब एक बात सुनिए, कंप्लेंट है ये पूरा रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आपको ना इसको पहले डायग्राम फॉर्म में पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। पहले डायग्राम फॉर्म पे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं मतलब क्या है। देखिए बहुत ध्यान से समझना। आपको ये समझ आ गया चार्ट? आप ऊपर पढ़ोगे आपको सब आ जाएगा, ठीक है? मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन ना लो कि सर आप खाली यही पढ़ाओगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन ना लीजिए आप। चलिए देखिए क्या लिखा है। कंप्लेंट क्या होती है सर? कंप्लेंट, कंप्लेंट मैंने आपको बताया कंप्लेंट क्या है सर? एक एलिगेशन है, ठीक है? क्या है? एक एलिगेशंस आप लगा रहे हो। और वो कंप्लेंट कैसी होगी? देखिए जो भी कंप्लेंट आप फाइल करोगे, ठीक है, जो भी आप एलिगेशन लगाओगे सामने वाले के ऊपर, क्यों एलिगेशन लगा रहे हो? क्योंकि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ किया है, उसने कुछ मुझे दिक्कत दी है, ठीक है, उसने हमारे साथ कोई चीटिंग करी, कोई हमारे साथ फ्रॉड किया। तो भाई हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है भाई? बताइए हम कौन है? जिसने हमारे साथ कोई गड़बड़ करा है तो हम क्या है? बताइए।
हम एग्रीव्ड पार्टी होते हैं, ठीक है, हम एग्रीव्ड होते हैं, ठीक है, हमारे साथ किसी ने गड़बड़ किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। चलिए, तो कंप्लेन देखिए क्या होगा, जब भी आप कंप्लेन फाइल करोगे, इट शैल ऑलवेज बी इन राइटिंग, हमेशा और हमेशा लिखित में रहेगी, लिखित में रहेगी, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, आप पेपर में लिख के दो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। यू कैन फाइल दी इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन ऑल्सो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हो, आप फिजिकल मोड में भी फाइल कर सकते हो, बट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग दी ओरल कंप्लेन, ओरल कंप्लेन का कोई भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी कंप्लेन रहेगी, इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन राइटिंग, ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग द ओरल कंप्लेन, ओरल में तो पहली बात नहीं जाएगी, ठीक है सर, लिखित में रहेगी, मगर लिखित में किसके बारे में रहेगी सर, एलिगेशंस के बारे में रहेगी। देखिए अगला पॉइंट आइए, द कंप्लेन शैल कंटेन एनी वन और मोर of the following 7 allegations, of the following 7 allegations। अब आपकी कंप्लेंट में क्या रहेगी, एलिगेशंस रहेंगी, मगर जो भी एलिगेशंस आपकी रहेंगी उसकी नीचे लिस्ट दी हुई है, इस 7 एलिगेशंस की लिस्ट दी है, आपकी कंप्लेंट मस्ट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, समझ आ रहा है, मगर इसके अलावा नहीं होगा, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, देखिए नीचे लिखा है दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, तो आपकी जो कंप्लेंट होगी इट शुड इंक्लूड दी एलिगेशंस, एलिगेशंस, और कौन सी एलिगेशंस होनी चाहिए सर, ये जो नीचे 7 एलिगेशंस दी है, इनमें से कोई भी हो सकती है, या उनमें से एक से ज्यादा भी एलिगेशंस आप लगा सकते हो, जहां जहां से आप इफेक्टेड हुए हो। क्लियर है, आता है समझ, आता है समझ कि नहीं आता है। चलिए, अब कौन कौन सी एलिगेशन सर हो सकती है, नंबर वन सर क्या है, डिफेक्ट इन गुड्स, लीजिए भाई, डिफेक्ट इन गुड्स, आपने जो गुड्स लिया था वो कैसे निकल गए, डिफेक्टिव निकल गए। अब आपको बेटा गुड्स की डेफिनेशन भी आती है, आपको डिफेक्ट की डेफिनेशन भी आती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स है, उससे रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो आप डिफेक्ट इन गुड्स के रिलेटेड एलिगेशंस लगा सकते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं सर, डेफिशिएंसी इन सर्विस, आपको डेफिशिएंसी की भी डेफिनेशन आती है, सर्विस की डेफिनेशन भी आती है। तो अगर कोई डेफिशिएंट सर्विस आपको प्रोवाइड करी गई है, आपको उससे दिक्कत हुई है, तो आप डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस से रिलेटेड एलिगेशंस लगा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं सर, एक्सेसिव प्राइस इज चार्ज्ड, आपसे क्या करा गया है, आपसे एक्सेसिव प्राइस आपसे चार्ज किया गया है, एक्चुअल में उसका प्राइस उतना नहीं है, मगर आपसे क्या किया गया, आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया गया सर, समझ आ रहा है, आपसे कैसा कर लिया। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि कोई गुड्स है जिसके ऊपर एमआरपी मेंशन्ड है 10 रुपए और आपसे ले रहे हैं 50 रुपए, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता। क्लियर है, अगर कोई गुड्स ऐसा है जिसपे एमआरपी प्रिंट है ही नहीं, तो भाई साहब एक आप ऐसा लो कि जो रीजनेबल प्राइस हो, ठीक है, मगर आपसे क्या लिया जा रहा है, एक्सेस में लिया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे एक्सेस प्राइस लिया गया है, तो ये भी एक एलिगेशन हो सकती है और अपनी कंप्लेंट में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला आते हैं, अगला है यूटीपी और आरटीपी। ओहो, अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी गई है या तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करी गई है। अब सर ये यूटीपी आरटीपी होता क्या है, होता क्या है सर, ये बताइए भाई, बताइए। एक और चीज ऐड कर देता हूं यहाँ पे, यूटीपी आरटीपी और को एक मन हटा के एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हूं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद मैं लिखता हूं और, आपको भी ऐड करना, आप भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे ऊपर तो लिखा ही हुआ सब कुछ, आप भी ऐड करना चाहो कर लो, यूटीपी हुआ है, आरटीपी हुआ है, या सर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस केस में भी आप एलिगेशन इनकी लगा सकते हो। मतलब अब यूटीपी क्या है बेटा, हम लोग बहुत डिटेल में यूटीपी की डेफिनेशन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में यूटीपी की डेफिनेशन करेंगे, और वो यूटीपी की डेफिनेशन पूरी एक क्लास हमारी लेगी, क्योंकि ये जो यूटीपी की डेफिनेशन है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन है, ये कम से कम हमारे अप्रोक्सीमेटली 3 पेज की एक सिंगल डेफिनेशन है, 3 पेज की एक सिंगल डेफिनेशन है। आपको दिखाऊं, आप देखिए नीचे, आप ये देखिए, नीचे आइए, ये देखिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दिख रहा है, और ये चलती जाएगी, ये देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं क्योंकि हम लोग करने वाले हैं आगे। ये देखिए चल रहा है, ये एक पेज आपका चला गया, ये दूसरा पेज स्टार्ट हो गया, दूसरा पेज स्टार्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया, थर्ड पेज स्टार्ट हो गया, देख लीजिए, देख लीजिए, ये थर्ड पेज खत्म हो गया, फोर्थ पेज में आ गए, खत्म, यहाँ पे आ रहा है समझ, ठीक है। तो एक सिंगल डेफिनेशन है 3 पेज की, इसमें एक पूरी क्लास लग जाएगी सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए, अनफेयर ट्रेड
प्रैक्टिस का। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बस लंबी है मगर है बहुत इजी, ठीक है, और बहुत मजा आएगा समझने में। आप बोलोगे सर ये सब चीजें तो होती हैं सर मार्केट में हमारे साथ, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? मतलब एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें आप कोई अनफेयर मीन या अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो। किस लिए? किस लिए कर रहे हो? टू प्रमोट योर सेल्स, टू प्रमोट द सप्लाई ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो अनफेयर मीन से आप क्या कर रहे हो? अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हो या सप्लाई को बढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक फॉल्स एडवर्टीजमेंट करके, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करके, समझ आ रहा है, बार्गेन प्राइस करके, क्लियर है, स्प्यूरियस गुड्स बेच के, आ रहा है समझ। तो ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करना है। जब हम लोग डील करेंगे डेफिनेशन तो आपको बहुत समझ आएगी। तो किसी ने क्या करा है? अनफेयर मीन यूज करके अपनी सेल्स को प्रमोट किया है, सप्लाई को प्रमोट किया, और उससे आपको अगर कोई दिक्कत आई हुई है तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो? कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आरटीपी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसकी भी डेफिनेशन है, इसकी भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन हम लोग अभी आगे करेंगे, ये भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और आज ही कराऊंगा, अभी कराऊंगा, इसके बाद ही कराऊंगा। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप प्राइस को क्या कर रहे हो? मैन्युपुलेट कर रहे हो, ठीक है। डिलीवरीज के लिए कंडीशंस लगा रहे हो। एक बेस्ट एग्जांपल इसमें होता है टाई अप सेल्स का। इसमें मतलब क्या है कि आप गए शॉप पे प्रोडक्ट खरीदने, आपको एक प्रोडक्ट ए पसंद आया, प्रोडक्ट ए, ठीक है। आप बोलते हो भाई साहब ये प्रोडक्ट ए मेरे लिए पैक कर दो, ये मुझे दे दो। सामने वाला सेलर बोलता है भाई साहब अगर आपको ये प्रोडक्ट ए लेना है तो इसके साथ आपको एक प्रोडक्ट बी भी लेना पड़ेगा। ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये प्रोडक्ट ए पसंद है, ये प्रोडक्ट ए पसंद है। अब वो बोल रहा है सेलर कि अगर आपको ये प्रोडक्ट ए लेना है ना तो उसके साथ आपको प्रोडक्ट बी भी लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टाई अप सेल्स। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब आपको टीवी पसंद आई है, आप शॉप पे गए, आपको टीवी पसंद आई, ठीक है, टेलीविजन आपको अच्छा पसंद आया। अब बोलते हो भाई टेलीविजन मेरे लिए पैक कर दो। बोलता है टेलीविजन तो देंगे आपको मगर साथ में आपको इसके लिए ना साथ में टेबल भी लेना पड़ेगा। भाई टेबल क्यों लूं मैं? मुझे टेबल की जरूरत ही नहीं है, समझ आ रहा है। मगर वो एक क्या है? ऑब्लिगेशन, बर्डन डाल रहे, कंडीशन लगा दी आपके ऊपर, क्लियर है। इसको बोलते हैं टाई अप सेल, समझ आ रहा है। तो गड़बड़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसी को लोग बोला जा रहा है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये भी एक एलिगेशन आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका एक और मैंने बोला अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है कोई। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट भी मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, वो भी आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है भाई? ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें कुछ ऐसी टर्म्स डाल दी गई हैं, ऐसी टर्म्स डाल दी गई हैं। पहली बात तो ये जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इट इज बिटवीन द कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, या तो भाई आपके ट्रेडर या तो सर्विस प्रोवाइडर, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स डाल दी हैं जिससे कि जो कंज्यूमर की कुछ राइट्स हैं वो ज्यादा इफेक्टेड हो रही हैं, समझ आ रही है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ ऐसी टर्म्स डाल दी गई हैं जिससे कि क्या होगा? कंज्यूमर्स की राइट्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगी, तो बोलते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। और कौन कौन से वो टर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो वो भी एक आपका एलिगेशन बन सकता है, आप कंप्लेंट में इसके बारे में डाल सकते हो। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो योर एलिगेशन कैन बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकता है, आरटीपी से रिलेटेड हो सकता है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, या तो और। समझ आ रहा है? ये पॉइंट नंबर 4 था हमारा। नेक्स्ट इज हजार्डियस गुड्स आर बीइंग सोल्ड। लो भाई अब क्या हो रहा है? हजार्डियस गुड्स आपको बेचे गए हैं। आपको क्या बेचे गए हैं? हजार्डियस गुड्स बेचे गए हैं। और आपको हजार्डियस गुड्स बेचे हैं तो कोई इसके जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सी कुछ चीजें होती हैं। या तो भाई ऐसा होता है कि अगर आपको हजार्डियस गुड्स बेचे गए हैं तो आपको एक सावधानी के लिए बता दिया जाता है कि भाई आप सो दैट कॉशियस रहिए, सावधान रहिए। मगर आपको ऐसा कुछ अगर नहीं बताया गया है तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और उससे आपको नुकसान हो गया हो। क्लियर है? नेक्स्ट, हजार्डियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। क्लियर है? वहां पे गुड्स था, यहाँ पे सर्विस, तो ये भी आपका एलिगेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। सर ये क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। अब बेटा ये भी एक अलग से टॉपिक है, समझ आ रही है? ये भी एक अलग से टॉपिक है। वैसे तो बेसिकली हम लोग इस प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन को डील करेंगे सेक्शन नंबर 82 से लेकर सेक्शन नंबर 87 का पूरा सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे वाली क्लासेस में आएगा, सेपरेट टॉपिक है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन से रिलेटेड। मगर सर ये प्रोडक्ट लायबिलिटी होती क्या है? मैं आपको ये अभी बता देता हूं प्रोडक्ट लायबिलिटी होती क्या है। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप सोच लो, इस कंप्लेंट के अंदर 3-4 पॉइंट आपको दिखे हैं जिसकी सेपरेट डेफिनेशन खुद में है। यूटीपी की डेफिनेशन अलग से है, आरटीपी की डेफिनेशन अलग से है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अलग से डिफाइन किया गया है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अलग से दिया गया है।
क्लियर है? तो एक डेफिनेशन के अंदर आपको 4 डेफिनेशन अभी और समझनी है। क्लियर है? देखिए, अब प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या है, मैं आपको यही बता देता हूं प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या होता है। जैसे कि हो क्या रहा है, प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक अलग डेफिनेशन है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। ठीक है? अब प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या हो रहा है? प्रोडक्ट लायबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई गुड्स लिए, ठीक है, आपने कोई सर्विस ली, जिससे कि क्या हुआ, अब वो गुड्स था डिफेक्टिव, वो क्या गुड्स था? डिफेक्टिव हुआ। अब उस डिफेक्ट की वजह से आपको हो गया नुकसान, उस डिफेक्ट की वजह से आपको हो गया नुकसान। पहला तो भैया जो डिफेक्टिव गुड्स है वो तो एक अलग चीज है, मगर उस डिफेक्ट से आपको हुआ है हार्म, आपको उससे क्या हुआ है? हार्म हुआ है। तो उस हार्म को कंपनसेट करने के लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। समझ आ रहा है? डिफेक्टिव गुड्स एक अलग चीज, ये हुआ डिफेक्ट, उस डिफेक्ट से क्या हुआ है? नुकसान। नुकसान किसमें हुआ है? क्या पता आपको कोई नुकसान हो गया, बॉडी में कोई नुकसान हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई नुकसान हो गया हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप भाई, वो होता है ना फेयर एंड हैंडसम एंड ऑल, ये सब क्रीम लेके आए बहुत बढ़िया मार्केट से, क्लियर है, मगर वो जो प्रोडक्ट था वो कैसा था? एकदम बेकार प्रोडक्ट था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। तो पहला तो भाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो पॉइंट नंबर ए के अंदर, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। मगर आपने उस क्रीम का यूज करा चेहरे पे अपने, और क्रीम का यूज करा तो भाई साहब चेहरा ग्लो करने के चक्कर में क्या हुआ? चेहरे में पूरे पिंपल्स आ गए, चेहरा आपका डल पड़ गया एंड ऑल, जो भी एलर्जीज हो गई, बहुत सी चीजें ऐसी हो गई। तो क्या हुआ? उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के चक्कर में हार्म कहां हुआ है? हार्म टू योर सेल्फ, आपको खुद हार्म हुआ। समझ आ रहा है? तो इस हार्म को, जो आपको हार्म हुआ, इस हार्म को कॉम्पनसेट करने के लिए यू कैन टेक द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। आ रहा है समझ? तो प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है? प्रोडक्ट लायबिलिटी को हम बोलेंगे कॉम्पनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गुड्स। समझ आ रहा है? और दैट पर्टिकुलर सर्विस। आ रहा है कि नहीं समझ? क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए। की डेफिनेशन है, ये देखिए, इसकी डेफिनेशन है, देखिए क्या लिखा है। प्रोडक्ट लायबिलिटी पहले देखते हैं। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34 ऑफ द न्यू एक्ट, न्यू एक्ट मतलब 2019 एक्ट। तो आप पढ़ लें आज की डेट में। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब है क्या, देख लीजिए पहले तो। मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर और एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस टू कॉम्पनसेट। किस लिए कॉम्पनसेट करना? फॉर द, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, compensate for the harm caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in service relating thereto। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? तो भाई साहब, जो डिफेक्टिव गुड्स था, डिफिशियंसी इन सर्विस थी, वो तो एक अलग चीज हो गई, उसके बारे में तो कंप्लेंट हम फाइल कर ही सकते हैं। अगर उससे और कुछ नुकसान आपको हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल नीचे लिखा है, हार्म in relation to product liability includes क्या क्या harm? Like damage to any property other than the product itself। product तो already defective है, उससे मतलब नहीं है, मगर क्या हो रहा है? damage to any property other than that particular product, personal injury, illness, death, या तो mental agony, emotional distress, अगर ये सब चीजें हो गई, इसको बोल रहे हार्म। ठीक है? तो इन सबको कंपनसेट कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर हो गया, या तो भाई आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया आपका, या प्रोडक्ट सेलर हो गया, उनकी जिम्मेदारी होती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। और प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या है, ये आगे देखिए यहाँ पे, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन मींस अ कंप्लेंट, जो आप एक्शन ले रहे हो, अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन, कहां पे? या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, या तो स्टेट के पास, या तो नेशनल कमीशन, एज द केस में बी। किस लिए? फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड टू हिम। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? तो आप प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बेटा, जो जो मैं चीजें आपको पीपीटी से करा रहा हूं, मैं बार बार देखिए बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग का, चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत से चैप्टर्स करने हैं। इतनी स्लाइड्स होंगी आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सी पीपीटीज का यूज करूंगा, ये सब एक्स्ट्रा वर्क होता है, बहुत रिसर्च करके लाया जाता है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी स्लाइड्स है मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमारे जो फेस टू फेस बच्चे बैठते हैं, सब क्या करते हैं कि उन लोग की ये सब की जो आपके पीपीटीज होती है, मैंने बहुत बच्चों के नोट्स देखे एंड आई वॉज
रियली इम्प्रेस्ड उन बच्चों से कि ऐसा लगता है कि क्या डेडिकेशन का लेवल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हमको स्लाइड दे देना, शॉर्टकट नहीं करते वो सब। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स एंड ऑल वी कैन नॉट प्रोवाइड। ठीक है, हम लोग बुक्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ऐसा ये नहीं, क्योंकि हमारी बहुत हार्डवर्क होता है इस पे, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं। आपको क्या करना है, आपको देखिए आपके सामने, आपको रिसर्च नहीं करनी, कोई आपको नहीं करनी हो, हम लोग बैठे हैं, आपको पढ़ना है खाली, दैट्स इट। ठीक है, आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो भी ये सब स्लाइड्स एंड ऑल होती है ना, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो या अच्छे से इसकी पिक्चर क्लिक करो। लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, मगर कोई कोई स्लाइड्स बहुत हैवी होंगी, आप लिखने में बहुत टाइम जाता है। मगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सेपरेट नोट्स अपना बनाते हैं और लिखते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखने से ना, लिखने से क्या होता है, हमारे हमको याद हो जाती है चीजें, तो बच्चे लिखते भी है, बहुत से फोटो ले लेते हैं, बाद में उसको अच्छे से लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। या तो आप फोटोज ले लो, उसका प्रिंट निकाल लो, आप बड़े बड़े पेजेस का प्रिंट नहीं, छोटे छोटे प्रिंट कंप्रेस होकर प्रिंट भी निकल जाता है, और आपकी बुक में उसको पेस्ट कर लो, स्टेपल कर लो वहां पे, सो दैट बार बार आपको इमेजेस एंड ऑल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आप बुक खोलोगे, बुक से पढ़ लोगे, मगर बार बार आप क्या करोगे, बार बार आप इमेज फोटोज देखोगे, बहुत दिक्कत होती है वहां पे। क्लियर है, आगे आपके ऊपर है, आगे आपके ऊपर है। मेरा काम तो है भाई आपको अच्छे से प्रोवाइड करना चीजें, मैं तो प्रोवाइड करूंगा, मैं तो बहुत सी स्लाइड्स लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, मगर आगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट लायबिलिटी था। वापस आते हैं हम लोग जरा इधर, वापस आते हैं, कंप्लेंट की डेफिनेशन वापस आ गए। तो ये हमारी 7 एलिगेशन है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, इसमें से कोई भी एलिगेशन हम लगा सकते हैं, और एक से ज्यादा भी एलिगेशन हम लगा सकते हैं जहां से हम इफेक्टेड हुए हैं। क्लियर है, आता है समझ, आता है समझ। नेक्स्ट, अब देखिए कंप्लेन आप कर रहे हो, कंप्लेन कैसे होगा सर, राइटिंग में होगा, ये एलिगेशंस में होनी चाहिए, कोई ना कोई एलिगेशंस होनी चाहिए। और दूसरा, आखिरी, लास्ट, इट शैल कंटेन, जो कंप्लेन होगी, इट शैल कंटेन एनी वन और मोर ऑफ द रिलीफ, एक रिलीफ या उससे ज्यादा रिलीफ। अब रिलीफ भी तो मांगोगे ना, कि भाई हमको क्या रेमेडी चाहिए, हमको क्या रिलीफ चाहिए, इसके बारे में भी आप लिखोगे, सॉर्ट बाय द कंज्यूमर। और आपको बताऊं, ये जो रिलीफ लिखा है ना, जो रिलीफ, ये आपका सेक्शन नंबर हम लोग पढ़ेंगे वैसे 39 सब सेक्शन 1 के अंदर देयर इज अ लिस्ट, लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ रिलीफ दी है, कि जो आप रिलीफ कोर्ट से, ये कोर्ट बोल रहा हूं आपका, बार बार मुंह में कोर्ट रहता है हम लोग के, जो आप कंज्यूमर कोर्ट बोल देते हैं, जो आप कंज्यूमर कोर्ट से जाके या जो कमीशन है वहां पे जाके आप रिलीफ मांग सकते हो। लिस्ट ऑफ रिलीफ दी है, उनमें से कोई भी रिलीफ आप मांग सकते हो। ये रिलीफ की जो लिस्ट है आपकी सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन 1 के अंदर दी है, और ये रिलीफ वाली लिस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम उस सेक्शन में आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। क्लियर है, तो मतलब ये बोल रहा है कि कंप्लेन के अंदर आपकी एलिगेशंस जो हैं वो भी मेंशन आपको करनी है, साथ साथ आप क्या रिलीफ चाहते हो, ठीक है, वो भी आपको वहां पे मेंशन करना है। मगर जो भी ये रिलीफ रहेगी, कौन सी रहेगी, जो लिस्ट में दी है उसमें से आप कोई भी रिलीफ मांग सकते। आ रहा है समझ, क्लियर है, क्लियर है। तो कंप्लेन किससे रिलेटेड रहेगी वो भी आपको पता चल गया, और क्या क्या आप रिलीफ मांग सकते हो वो भी है। चलिए, अब एक बार मैं आपको क्या करता हूं, एक बार ये जरा आपको एक बार ये रीड करा देता हूं खाली, वैसे आपको लिए सब कुछ समझ आ गया होगा, बस एक बार रीड आपको करा देता हूं। देखिए क्या लिखा है, कंप्लेन का मतलब सर इट मींस एन एलिगेशन। सर क्या है, ये एक एलिगेशन है। कैसी एलिगेशन है सर, लिखित में है, लिखित में है, राइटिंग में है, चाहे फिजिकल चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक, मेड बाय द कंप्लेन। कौन करता है, कंप्लेन करता है, और किस लिए करता है, ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ, ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट, प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट। यस सर, रिलीफ प्रोवाइड करी गई है, कहां प्रोवाइड करी गई है सर ये रिलीफ, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन 1 के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करी गई। क्लियर है, दैट, अब किस लिए कर रहा है, दैट, अब ये एलिगेशन है सब क्या, दैट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या तो सर आरटीपी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। ये आप एलिगेशन लगा रहे हो कि ट्रेडर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने क्या करा है, क्या अडॉप्ट किया है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करा है, या तो यूटीपी करा हुआ है, या तो आरटीपी करा हुआ है। ये आप एलिगेशन लगा रहे हो। क्लियर है, और इसी के लिए आप क्या करते हो, रेमेडी मांगते हो, यही है ना, और इसी के लिए आप क्या करते हो, कंप्लेन फाइल करते हो। सिंपल सी बात है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर्स डिफेक्ट्स। ये किसकी बात कर रहा है, पॉइंट नंबर ए वाली उधर की, डिफेक्टिव गुड्स की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी बात करेगा डिफिशियंसी इन सर्विस वाला। नेक्स्ट, a trader or a service provider as the case may be has charged for the goods or for the service mentioned in the complaint a price in excess of the price। वो प्राइस आपसे चार्ज किया है जो कि क्या है, एक्सेस में है। किससे एक्सेस में है, एक्सेस of the price fixed by or under any law for the time being in
फोर्स, जो किसी कानून के हिसाब से कोई प्राइस ऑलरेडी फिक्स करा हुआ है, उससे ज्यादा आपसे प्राइस लिया गया है। समझ आ रहा है? कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है, कोई ऐसी सर्विसेज है जो कि अगर मैं बोल देता हूं किसी कानून के अंदर करा गया कि भाई इसका रेट इतना होगा, इसका प्राइस इतना होगा, मगर जो आपका सेलर है, जो ट्रेडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपसे क्या करा है, उसने ज्यादा प्राइस लिया है। मतलब सर जो कानून के हिसाब से प्राइस होना चाहिए, कानून बोलता है, लॉ बोलता है कोई कि भाई ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का ये प्राइस होगा, हाँ, मगर उससे ज्यादा ले रहे हो आप। क्लियर है? तो गलत है कि नहीं है? यस सर, गलत है। तो आपके एक एलिगेशन हो सकती है। आगे, द प्राइस डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेजेस कंटेनिंग सच गुड्स। अब कोई गुड्स है, उसके ऊपर डिस्प्ले हुआ प्राइस, एमआरपी लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? लिखा रहता है। यस सर। अब उससे ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज कर लिया। क्लियर है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आगे आइए। द प्राइस डिस्प्लेज ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। लो भाई, अब प्राइस जो एग्जिबिट हो रहा है, जैसे इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे कोई गुड्स होते हैं, जैसे लाइक फ्रूट्स है, लाइक वेजिटेबल्स है। अब फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर तो लिखा नहीं रहता प्राइस, नहीं लिखा रहता ना, मगर क्या होता है कि जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर है, जैसे वहां पे आप जाते हो तो आजकल देखते होगे कि फ्रूट्स वेजिटेबल सब बेचते हैं उन लोग। ठीक है? अब वहां पे आप जाते हो तो वहां का जो उनका रिसेप्शन होता है, जो बिलिंग काउंटर होता है, उनके पीछे देखोगे एक प्राइस लिस्ट उन्होंने लगाई होती है, आज का रेट, आज का प्राइस, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। उन्होंने क्या करा है, लिखा हुआ है आज का प्राइस, आज का रेट लिखा है, आलू 10 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो एंड ऑल लिखा हुआ है। ठीक है? अब लिखा है 10 रुपए किलो, आपसे ले रहा है 20 रुपए, दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। तो वही बोल रहा है, तो प्राइस उन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है, उससे ज्यादा आपसे प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी एक आपका एलिगेशन हो सकता है। क्लियर है? आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, द प्राइस चार्ज कैसा है? एग्रीड बिटवीन। अच्छा, एक्सेस प्राइस किससे ले रहा है? आप दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहां पे सब कुछ प्राइस एंड ऑल के बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया है, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है, मगर सामने वाला पार्टी आपसे क्या कर रहा है, तो एग्रीड प्राइस है, उससे ज्यादा आपसे प्राइस चार्ज कर रहा है। अब बताइए भाई, जब आपस में एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया है कि भाई हम आपको ये प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का देंगे, तो भाई साहब आप 1,20,000, 1,25,000 जो भी है, उससे ज्यादा आप कैसे ले सकते? क्लियर है? आता है समझ? ये उसका था। नेक्स्ट आते हैं, the goods which are hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public। hazardous goods बेच रहे हैं in contravention, देखो स्टैंडर्ड्स, मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड्स, in contravention of standards relating to the safety of such goods as required to be complied with। अब आपको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप कोई hazardous goods बेच रहे हो, मगर आपने वो फॉलो नहीं किया, बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द, क्योंकि कानून के हिसाब से बहुत से लॉज ऐसे हैं कि अगर आपको हेजार्डियस नेचर का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस केस में क्या होता है, आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स क्या करने होते हैं, कंप्लाई करने होते हैं, सो दैट जो कंज्यूमर है, जो आपसे सामान लेने आ रहा है, उसको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, वेयर द ट्रेडर नोज दैट द गुड्स ऑफर्ड आर, और ट्रेडर को पता है कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ये अनसेफ है फॉर द पब्लिक, तो भाई उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब आप चौकन्ना रहिएगा। ठीक है? क्योंकि इससे दिक्कत आपको हो सकती है। कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ है कि अगर वो प्रोडक्ट गिर गया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, हो सकता है। ठीक है? कोई केमिकल आप खरीद रहे हो, अब केमिकल आप जब खरीद रहे हो तो पता है कि भाई केमिकल जो है उससे आपका स्किन जल सकता है, तो भाई जब भी आप केमिकल लोगे तो आपको सेलर बताएगा ना कि भाई साहब ये केमिकल ऐसा है, तो इसको आप बड़ा ध्यान से लेके जाइएगा, ऐसा ना हो कि शीशी इसकी टूट जाए और दिक्कत हो जाए। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? ये सब बताना जरूरी है, और उसने नहीं बताया, ठीक है, और कोई सेफ्टी मेजर्स उसने नहीं लिए, आपको दिक्कत हो गई, भाई साहब यू कैन फाइल द कंप्लेन। आ रहा है समझ? नेक्स्ट, द सर्विसेज, हुई सर्विस से रिलेटेड बात कर रहा है, ऊपर गुड्स से रिलेटेड थी, हजारियस, यहाँ हजारियस सर्विस से रिलेटेड बात है। टू द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी सर्विसेज एंड हु नो दैट इट इज इंजूरियस टू द लाइफ एंड सेफ्टी। क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिगेशन हमारी जो 7th है, अ क्लेम फॉर अ प्रोडक्ट, आ गया प्रोडक्ट लायबिलिटी, क्लेम फॉर द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी। किस लिए? फॉर द कॉम्पनसेशन, किसके लिए? और द हार्म कॉज, अगर हार्म कॉज हुआ है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अंदर जा सकते। आ रहा है समझ? बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये थी हमारी कौन सी डेफिनेशन? कंप्लेंट की डेफिनेशन थी। कौन सी डेफिनेशन थी? कंप्लेंट की। यहां पे डेफिनेशन आपकी कंप्लेंट की होती है ओवर। क्लियर है? कंप्लेंट की डेफिनेशन होती है ओवर। मगर 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 इसके साथ कुछ और भी छोटे टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है ना रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, अभी उसकी भी आपको डेफिनेशन बताता हूं मैं। उसके बाद आपकी एक और डेफिनेशन है
अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है वो भी अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है? अच्छा चलिए, बिफोर कमिंग टू दैट अब एक और टॉपिक इस पे लिखा हुआ है सर, कंप्लेन तो आप फाइल कैसे करोगे आपको पता हो गया है ना। हाँ, राइटिंग में होनी चाहिए, एलिगेशन होने चाहिए, रिलीफ उसमें होना चाहिए, ठीक है। मगर सर ये आप करोगे कैसे? हाउ टू मेक द कंप्लेंट, कंप्लेन फाइल आप करते कैसे हैं? वैसे तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे एक बार देख लो क्या लिखा है। एवरी कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या तो डिस्ट्रिक्ट के पास फाइल करोगे, या तो स्टेट के पास, या तो नेशनल कमीशन। अच्छा सर, हम कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट के पास कब करेंगे, स्टेट के पास कब कर सकते हैं, नेशनल के पास कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो? सर इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू, तो आपकी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, ये जो नेशनल कमीशन है, इन सब की ना एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, इन सब की क्या होती है? ज्यूरिसडिक्शन। और आपने जेआईजीएल जब पढ़ा होगा, जिन लोगों ने जेआईजीएल पढ़ा हुआ अच्छे से, अगर डायरेक्टली ग्रुप 2 में आप नहीं आए हो और ग्रुप 1 पहले से पढ़ा है आपने, तो जेआईजीएल में हमने पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत से कोड्स के बारे में पाठ करा है, ठीक है, हमने पूरा सिविल प्रोसीजर कोड का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन का एक टॉपिक है, याद है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स का वहां पे टॉपिक है, और वहां पे आप देखे होगे कि अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होती है आपकी, ठीक है। एक सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होती है कि, और एक आपकी आपकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो वैसे ही इन कमीशंस की भी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है जो मॉनेटरी वैल्यू पे बेस करती है, ठीक है। वैसे ही इनकी एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी इनके पास होती है। क्लियर है? तो उन ज्यूरिसडिक्शन के बेस पे ही हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाते हैं, या तो स्टेट के पास जाते हैं, या तो नेशनल कमीशन के पास जाते हैं, एज द केस में बी, जैसा हमारा केस होता है उसके हिसाब से हम इनके पास जाते हैं, क्योंकि सबकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सबकी अथॉरिटी क्या है, अलग अलग है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और किसी के पास भी पहुंच गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। समझ आ रहा है? सबको बाफाकेट करा गया है अलग अलग। क्लियर है? चलिए, तो एवरी कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड बिफोर या तो डिस्ट्रिक्ट, या तो स्टेट, या तो नेशनल। नेक्स्ट, अच्छा, अकम्पनीड बाय अ फीस एज स्पेसिफाइड, लो भाई साथ में आपको फीस भी एक आपको पे करनी होती है, इन द फॉर्म ऑफ, और कैसे फीस पे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट डीडी के थ्रू फीस पे करोगे। ऑन अ नेशनलाइज बैंक, अच्छा किसके फेवर में ड्रॉ हो रहा है बैंक ये डीडी? नेशनलाइज बैंक, और थ्रू अ क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, या तो भाई पोस्टल ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके आप डिपॉजिट करेंगे पोस्टल ऑर्डर, ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट कमीशन, या तो पेबल एट द रिस्पेक्टिव प्लेस वेयर द स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन इज सिचुएटेड। क्लियर है? आता है समझ? ठीक है, या तो डीडी के थ्रू, या तो भाई आपका पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब आ रहा है नेम डिस्क्रिप्शन। ये सब क्या है बेटा बताए? दीज आर द कंटेंट्स, दीज आर द कंटेंट्स, इसको मैं बोलता हूँ कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट। ये आपका दिया कंटेंट्स। अब कंप्लेंट में क्या क्या चीजें रहेंगी ये भी रहेगा, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। मैं इसको आपको यहाँ से एक बार दिखाता हूँ, इधर आओ, फिर यहाँ पे भी आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा है और वहां पे भी, दोनों सेम है। देखिए क्या लिखा है, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, द कंप्लेंट शुड इंक्लूड, शुड इंक्लूड कंपल्शन है भाई साहब, कंपल्शन है, होना जरूरी है। क्या क्या? नाम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस, किसका? कंप्लेनेंट का। अब मैं कंप्लेनेंट हूं, मैं कंप्लेन फाइल कर रहा हूं, तो भाई मेरा नाम होगा, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, और मेरा एड्रेस होगा, मेंशन करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस, किसका? अपोजिंग पार्टी, जिसके खिलाफ हम कंप्लेन फाइल कर रहे हैं उसकी भी डिटेल इसमें होगी। नेक्स्ट, फैक्ट्स अबाउट द कंप्लेंट, फैक्ट्स अबाउट द कंप्लेंट सच एज व्हेन एंड वेयर इट अकर्ड, फैक्ट्स भी आपको मेंशन करने हैं, फैक्ट्स भी आपको पूरे क्या करने हैं? मेंशन करने हैं कि कब और क्या कहां क्या हुआ है। ठीक है, एलिगेशंस जो आप लगा रहे हो ना, सब कुछ पूरी डिटेल में उसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी है सब कुछ आप वहां पे मेंशन करोगे। ऑल द फैक्ट्स अबाउट द कंप्लेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स टू बैकअप एलिगेशंस, डॉक्यूमेंट्स जो आपने आरोप लगाए हैं, जो आपने एलिगेशंस लगाई हैं, इसके ऊपर, सामने वाली अपोजिंग पार्टी के ऊपर। अब भाई साहब आपको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं? अब प्रूफ आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सपोर्टिंग एविडेंसेस आपके होते। ठीक है, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे ना। सबसे बड़ा एविडेंस आपका एक तरह से या डॉक्यूमेंट हो सकता है, दैट इज इनवॉइस। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, इनवॉइस हो सकता है। अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप कंज्यूमर हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ हुआ है, तो भाई जो एग्रीमेंट की कॉपी होगी वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताइए। कोई अगर आपको रिसीविंग्स मिली है, रिसीट मिली है, वो भी हो सकता है। कोई आपने पेमेंट करी है तो उस ट्रांजैक्शन की जो आपका डिटेल होगी वो भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको एलिगेशंस को बैकअप करे, सपोर्ट करे आपकी एलिगेशंस को, ठीक है, जिससे कि आपके एलिगेशंस वहां पे प्रूव हो जाए, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। क्लियर है? इन विद योर कंप्लेंट में आपको वो भी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक्स ऑफ द डिस्प्यूट्स, अ फ्लॉ इन द गुड्स, अ डेफिशिएंसी। अब आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में दिक्कत की क्या उस गुड्स के अंदर या उस सर्विस के अंदर, आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके अंदर। देखिए, स्पेसिफिक्स ऑफ द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट हुआ उसकी क्या स्पेसिफिक्स है, आपको पूरा ब्रीफिंग में वहां पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट वन, द रिलीफ बीइंग sought, ये तो आपको पता ही है सर, एनी वन ऑफ द रिलीफ, एनी वन और मोर ऑफ द रिलीफ मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको रिलीफ के बारे में भी लिखना है कि आप रेमेडी चाहते क्या हो। क्लियर है? तो ये आपके क्या है, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट। गेटिंग? यही चीज आपके बुक में भी लिखी है, देख लीजिए, ये देख लीजिए। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ अपोजिंग पार्टी, facts relating to the complaint, when and where it arose, documents if any in support of allegation। क्लियर है? बस वहां पे एक दो जॉइंट पॉइंट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐड ऑन कर ले। क्लियर है? क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? आता है समझ? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन, अनफेयर। नहीं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, पूरी क्लास इसमें लगेगी। बट बिफोर कमिंग टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मैं आपको एक दो छोटी डेफिनेशन आपकी करवा देता हूं पहले। कौन सी? एक आपकी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस वाली और एक आपकी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वाली। एक आपकी कौन सी है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और एक आपकी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वाली। जरा वो डेफिनेशन एक बार मैं करा दूं, के बाद आगे चलते हैं। आइए, इधर से आइए। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 41। और इस डेफिनेशन के लिए आपको कोई उतारने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए अपना मॉड्यूल रेफर कर लेना। मैं लिख दे रहा हूं, रेफर मॉड्यूल। आपके मॉड्यूल में डेफिनेशन गिवन है, आपके मॉड्यूल में डेफिनेशन इज गिवन, तो आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप बस यहां समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आप खाली समझो। और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है बहुत जगह, और आपको पता भी है। देखिए क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स, क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस, एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है। देखो बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, एक क्या है, ये ट्रेड प्रैक्टिस है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो डेफिनेशन है, ये दो पोर्शन में डेफिनेशन है आपकी, दो पार्ट में। एक तो लिखा है मीन्स, ये देखिए, एक तो लिख दिया यहाँ पे मीन्स, मीन्स, और आगे आइए देखिए, इट शैल इंक्लूड लिखा है। दो तरह, पहले बता रहा है इसका मतलब क्या है, अब बोल रहा है इट इंक्लूड्स, नीचे जो दो पॉइंट दिए हैं इसको भी इंक्लूड करता है। तो मतलब एक तरह से आगे देखा जाए तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अगर इसके अलावा और भी कोई प्रैक्टिस आप कर रहे हो जो इसके अंदर फॉल कर रही है, उसको भी हम आरटीपी के अंदर ले सकते हैं, ये बोल रहा। क्लियर है? और आप जब आगे पढ़ोगे ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी ऐसे ही है, मीन्स और आगे लिखा है एंड इंक्लूड, वहां पे भी ऐसे ही आएगा। क्लियर है? तो मीन्स में देखते हैं क्या लिखा है, दो पार्ट है डेफिनेशन के, पहला मीन्स वाला है, देखिए क्या लिखा है, इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है विच टेंड्स टू, क्या टेंड्स टू? विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है, विच ब्रिंग्स अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। लो भाई, क्या हो रहा है, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट, किसका? ब्रिंग अबाउट व्हाट? ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन, किसमें मैनिपुलेशन? प्राइस में, या तो उसकी कंडीशंस ऑफ डिलीवरी में। डिलीवरी करने की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या करना? मैनिपुलेशन। ठीक है, चेंजेस करना। आप ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो कि डिलीवरी के कंडीशंस में कुछ क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, या तो भाई जो आपके प्राइस होते हैं प्रोडक्ट के, वो क्या हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो। या तो, और टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट, या तो आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कि जो मार्केट में एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है आपकी वजह से। ठीक है, इन मार्केट रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विस इन सच अ मैनर, और इस तरीके से आप कर रहे हो as to impose on the consumer unjustified cost and restriction। तो भाई आप इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हो प्राइस में, इस तरीके से कंडीशंस ऑफ डिलीवरी को चेंज कर रहे हो, या इस तरीके से आप मार्केट में फ्लो ऑफ सप्लाईज को इफेक्ट कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट क्या हो रहा है सर? इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर पर बर्डन कैसा आ रहा है? अनजस्टिफाइड कॉस्ट या तो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हो के ऊपर। जस्टिफाइड कॉस्ट आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अनजस्टिफाइड कॉस्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, वैसे मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस का जैसे बोला, आपने क्या करा, प्रोडक्ट्स को क्या करा, गुड्स को क्या करा, आपने ना
इकट्ठा करके रख लिया अपने पास, क्या कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया है गुड्स, ठीक है, अपना वेयर हाउस पूरा भर लिया है गुड्स को, अपने वेयर हाउस क्या कर लिया, भर लिया पूरा गुड्स से। जब आपने पूरा अपना वेयर हाउस को भर लिया तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में जो डिमांड थी वो तो पहले से वैसे की वैसे थी, ठीक है, मगर आपने जब क्या कर लिया, इकट्ठा करके अपने गोडाउन पूरा भर लिया है, वेयर हाउस पूरा भर लिया है, मार्केट में वो प्रोडक्ट पूरा है ही नहीं, अब तो मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है सप्लाई कम हो गई, मगर डिमांड तो वही है, डिमांड वही है, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और इससे क्या होगा, प्राइस क्या होगा, शूटअप होगा, प्राइस क्या होगा, शूटअप होगा। समझ आ रहा है, जो प्रोडक्ट का प्राइस पहले की डेट में 100 रुपए था, अब आपने ऐसा कुछ काम किया, वही डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल आपने कर दिया, ठीक है, जिससे कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, वही प्राइस आपका 100 की जगह सर 150 का हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करा है, आपने एक ऐसी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस क्या करा है, आपने एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स को कर दिया, वेयर हाउस अपना भर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक कंज्यूमर के ऊपर अनजस्टिफाइड कॉस्ट लग रही है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, जस्टिफाइड नहीं है, अनजस्टिफाइड है, जानबूझ के आपने ऐसी प्रैक्टिस करी हुई है, मार्केट से गुड्स ही गायब कर दिए पूरे। आ रहा समझ, तो दैट क्या हो, मार्केट में डिमांड बढ़े, शूट अप हो जाए, और प्राइस आपको पता अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। समझ आ रही है, दिस इज आरटीपी, एक एलिगेशन बन जाएगा, इसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हो सकती है, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने क्या कहा, गुड्स इकट्ठा करके रख लिए, जिससे भाई मार्केट में जो फ्लो ऑफ सप्लाईज था वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गई। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ, बताइए भाई, क्लियर है, क्लियर है। एंड इंक्लूड्स, एंड शेल इंक्लूड, आगे आते हैं, एंड शेल इंक्लूड क्या, एंड शेल इंक्लूड नंबर 1 डिले, किसमें डिले हो रहा है सर, किसमें डिले कर रहे हो, डिले बियॉन्ड द प्राइस पीरियड agreed to by a trader in a supply of such goods or in providing the service which has led or is likely to lead the rise in price। लो भाई, आपने क्या करा है, आपने बोला है कि भाई मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज की डिलीवरी कर दूंगा 1 महीने बाद, ठीक है, मगर आपने 1 महीने बाद डिलीवरी नहीं करी। जब बंदा आपके पास आता है कि भाई साहब मुझे गुड्स की डिलीवर कर दो, आपने बोला था 1 महीने बाद, मगर आप क्या बोलते हो, अभी इसमें ना 2-3 महीने और लगेंगे। क्यों आप कर रहे हो जानबूझ के, क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट का प्राइस आगे जाके बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस आगे जाके बढ़ेगा और मैं इसको बाद में बेचूंगा और मैं क्या करूंगा, पैसा लूंगा उससे ज्यादा। समझ आ रही है, तो ये जो आप कर रहे हो ये भी गलत है। डिले बियॉन्ड द प्राइस पीरियड एग्रीड है, आपने ऑलरेडी एग्री करा हुआ है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा केस बताए कहाँ पे होता है, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, कार एंड ऑल, तो वहां पे सबसे ज्यादा ये केसेस होते हैं। क्लियर है, आपसे बोला जाता है कि हाँ भाई 1 महीने बाद आके आप डिलीवरी ले लेना, उसके बाद आप जब कभी जाते हो तो उन लोग कोई ना कोई रीजन आपको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके थोड़ा प्राइस क्या होगा, शूटअप होगा, आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे बोल देंगे भाई 3 महीना 4 महीने बाद आइएगा, अभी हम नहीं दे सकते आपको। क्लियर है, आप बाद में जाओगे तो आपसे बाद में बोलेंगे भाई हाँ भाई 8 लाख का प्राइस आपसे बात हुई थी, मगर अब ना 8.5 लाख रुपए हो गई गाड़ी की, हम क्या करें, 8.5 लाख रुपए की पड़ेगी गाड़ी आपको। आप बोलोगे भाई साहब हम तो आपसे पहले बुकिंग करा के गए थे, पहले बात करे थे, बोलते वो सब हम नहीं जानते, वो सब हम नहीं जानते भाई, हमारे ऊपर थोड़ी ये कंपनी की पॉलिसी है एंड ऑल है, ये है वो है, ये सब करते हैं सब। क्लियर है, ये सब होता है। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में यू कैन फाइल द कंप्लेंट। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि जानबूझ के सब करा जा रहा है। क्लियर, या तो और आगे और इंक्लूड क्या कर सकता है, शैल इंक्लूड एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स द कंज्यूमर टू बाय hire or avail any of the goods or as the case may be service as a condition precedent। ऐसी कंडीशन लगा दी है एक सामान खरीदने के लिए, ऐसी कंडीशन फॉर बाइंग हायरिंग और अवेलिंग ऑफ अदर गुड्स। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये क्या है बेटा पता है, दिस इज टाई अप सेल, इसको बोला जाता है टाई अप सेल्स। क्या कंडीशन लगा दी, अगर आपको प्रोडक्ट ए लेना है तो उसके साथ आपको प्रोडक्ट बी भी लेना पड़ेगा। अब आपको पसंद क्या है, आपको पसंद है ये, आपको पसंद है ए, प्रोडक्ट ए लेना है, मगर आपके ऊपर क्या कर दिया, फॉर बाइंग हायरिंग अवेलिंग अदर गुड्स प्रोडक्ट बी, आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट बी भी आपको लेना पड़ेगा। टेलीविजन पसंद आया है ना सर आपको, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीविजन पसंद आया है तो साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, टेबल भी लेना पड़ेगा। आपको एक कैमरा पसंद आया है, आपको अपनी, मैं अब जैसे मैं हूं, मैं शॉप पे गया, भाई मुझे अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती है, बच्चों को भेजना होता है, तो मुझे मैं सोचा कि बढ़िया कैमरा ले लेते हैं, एक अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, मैं कैमरा लेने गया, ठीक है, मैंने बोला भाई साहब कैमरा चाहिए, बोलता ठीक है कैमरा तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए, पसंद आ गया आपको, हाँ भाई पसंद आ गया, मुझे ये कैमरा दे दीजिए। बोलता है कैमरा तो आपको देंगे मगर साथ में आपको कैमरा का स्टैंड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, साथ में आपको फोकस के लिए लाइट्स भी लेनी पड़ेंगी। भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, आपको अच्छे इसके लेंस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि लेंस बहुत से अच्छे कैमरेज होते हैं ना, उसके लेंस अलग से मिलते हैं, ठीक है, आपके ऊपर चॉइस होती है आप लो या ना लो, ऐसा होता है।
बस में जो लगा हुआ है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो असेंबल्ड है ऑलरेडी। के अलावा अगर आपको लेने होते लेंस तो आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। क्लियर? तो ऐसा केस होता है। मगर आपको कैमरा पसंद आया, मगर आपके ऊपर जबरदस्ती कंडीशंस लगाई जा रही हैं कि अगर आपको कैमरा लेना है तो उसके साथ ये भी लेना पड़ेगा, ये भी एंड ऑल, जो भी। इसको बोलते हैं टाई अप सेल्स। समझ आ रहा है? जबरदस्ती का आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो इसको बोलते हैं टाई अप सेल्स। और टाई अप सेल्स के अगेंस्ट भी यू कैन फाइल द कंप्लेन। आता है? आता है। ये भी एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है। और ये डेफिनेशन आपकी देखिए इंक्लूड लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है सर इंक्लूसिव, इसके आगे और भी चीजें आ सकती है इसके अंदर। क्लियर है? आगे एग्जांपल्स देखिए मैंने लिखे हुए हैं, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जो मैंने आपको बताया वो एग्जांपल लिखा। अ ट्रेडर एक्यूमुलेट्स हिज स्टॉक, ये लिखिए गोडाउन वाला, वेयर हाउस वाला, और फूड ग्रेन्स इन ऑर्डर टू, किस लिए एक्यूमुलेट कर रहा है? इंक्रीज द प्राइस ऑफ द ग्रेन्स इन द मार्केट सो दैट ही कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस। क्लियर है? आता है समझ? नेक्स्ट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस वाला एग्जांपल है ये। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बाय अ टेलीविजन फ्रॉम ट्रेडर एक्स वन नीड्स टू बाय अ टेबल फर्स्ट। ये लिखिए, आ गया टाई अप सेल्स, आ गया टाई अप। क्लियर? आता है समझ? मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल तो नहीं लग रहा? सिंपल है ना? सिंपल है। चलिए चलिए चलिए, सिंपल सिंपल डेफिनेशन एकदम। ये हो गई हमारी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, ये था। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज। अच्छा, मैंने आपको बोल रहा था अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा बचा है ना। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है वो भी एक बार देख लीजिए। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए मैंने लिखा है, मैंने पूरा आपके लिए लिख के लेके आया हूं, ठीक है? पूरा लिख दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप साथ साथ मेरे चलो, मैं कैसे आपको समझा रहा हूं देखो कैसे। देखिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर डिफाइंड है। और ये बेटा जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है कब? अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। जो एक्ट आप पढ़ रहे हो ना, 2019 एक्ट, इसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पुराना एक्ट हुआ करता था 1986 वाला, उसके अंदर ये नहीं हुआ करता था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? दो चीजों पहले बात करेंगे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले ये पढ़ेंगे, इट इज बिटवीन। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? पहली बात तो ये बताइए सर। इस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन अ कंज्यूमर, बिटवीन अ कंज्यूमर, और उसके बाद लगा है एंड, उसके बाद लगा है एंड, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर या तो पहला तो इनके बीच में हो गया, या तो इनके बीच में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? या तो कंज्यूमर एंड ट्रेडर के बीच में हो सकता है, क्लियर है? या तो कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हो सकता है, क्लियर है? तो कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, समझ आ रहा है? तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बिटवीन अ कंज्यूमर, इधर साइड खाली कंज्यूमर ही रहेगा, मगर कंज्यूमर का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी हो सकता है, उन सबको हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है? उन सबको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे बेसिकली एक तरह से। इसके बीच में कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, या तो कंज्यूमर एंड ट्रेडर, या तो कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होगा, ठीक है? दूसरा, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरा पॉइंट क्या मेन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। सच कॉन्ट्रैक्ट हैविंग सच टर्म्स, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है? ऐसी टर्म्स हैं विच ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट चेंज इन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कुछ ऐसी टर्म्स इसके अंदर डाली गई हैं जिससे कि क्या होगा? सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, किसके राइट क्या होंगी? इफेक्टेड होंगी, किसकी? कंज्यूमर्स की। क्लियर है? बहुत सोच समझ के डाला होगा। किसने डाला होगा सर? इन्हीं ने डाला होगा, मैन्युफैक्चरर ने या ट्रेडर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने। कंज्यूमर खुद से तो डालेगा नहीं ऐसी टर्म्स जिसकी वजह से उसके राइट्स अफेक्टेड हो। ऑब्वियस बात है, किसने डाला होगा सर? ये सेकंड पार्टी जो आपकी है, इन्होंने डाला होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो वो टर्म्स क्या है नीचे लिखे हैं, और ऐसे अगर टर्म होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सच कॉन्ट्रैक्ट इज अ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, और इनके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेन फाइल कर सकते। आता है समझ? आता है समझ? चलिए देखते हैं क्या है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, होता क्या है, इसके अंदर टर्म्स कैसी हो सकती है। कुछ टर्म्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। लाइक नंबर वन कैसी टर्म्स है? एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपसे ले ली जाती है, ठीक है? ऐसी टर्म्स डाल दी गई है कि आप जैसे आपने कहीं मार्केट से कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, ठीक है? आप या प्रोडक्ट कोई ले रहे हो, खरीद रहे हो, या खरीदोगे तो नहीं, वैसे आप हायर करोगे। जब आप हायर करते हो कोई चीज को, ठीक है, किराए पे लेते हो, तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है, ठीक है? मैं बोल देता हूं कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू आपकी 10,000 रुपए है, क्लियर है? मगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट हायर पे लेना है ना, तो आपको ना सिक्योरिटी डिपॉजिट इसके लिए करनी पड़ेगी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए।
मैं बोलता हूँ 50,000 आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो एक्चुअल में आप ले रहे हो किराए पे, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू खाली 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, मगर आपसे ले रहे हैं 10 टाइम्स डिपॉजिट। समझ आ रहा है? 10 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट आपसे लिया जा रहा है, तो ये क्या है? एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रहा है। भाई साहब दिक्कत है कि नहीं है? भाई साहब जितनी वैल्यू है अब उतना लो। चलो मैं बोलता हूँ उतना नहीं, 5,000 का गुड्स है, 6,000 ले लो, 7,000 ले लो, 8,000 ले लो, इतना ही ले लोगे ना, दैट्स इट। कि अगर गुड्स में कोई दिक्कत आ गई तो आप पैसा क्या करोगे? आप रख लोगे अपने पास। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये जो गुड्स की वैल्यू होगी आप रख लोगे, बाकी मुझे वापस दे दोगे। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए। मगर आपसे क्या बोल रहे हैं? एक्सेसिव। तभी वर्ड यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव। क्लियर है? एक्सेसिव। अब ये वर्ड एक्सेसिव डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस। नेक्स्ट आते हैं, अब ऐसी टर्म्स हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो पेनल्टीज इंपोज कर रही हैं, क्या ऐसी टर्म्स है विच आर इंपोजिंग पेनल्टीज मोर देन लॉस सफर्ड, ये मोर देन का सिंबल है, मोर देन द लॉस सफर्ड ड्यू टू द ब्रीच। इंपोजिंग पेनल्टीज, ऐसी टर्म्स डाली गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर आपने, कंज्यूमर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो क्या होगा कि एक्चुअल में जो लॉस सफर हुआ है उस ब्रीच से, उससे ज्यादा पेनल्टी आपसे ली जाएगी। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसी टर्म्स डाल दी जिसमें पेनल्टी जो इंपोज होंगी मोर देन द लॉस सफर ड्यू टू द ब्रीच। भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो जितना नुकसान हुआ उतने की आपको कॉम्पनसेशन ले लो, दैट्स इट। कंज्यूमर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो क्या करना चाहिए सेलर को या ट्रेडर जो भी मैन्युफैक्चरर है, क्या होना चाहिए? जितना का नुकसान हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, आप क्या करो? उतना नुकसान की भरपाई करने के लिए भाई साहब क्या ले लो? कंपनसेशन ले लोगे, दैट्स इट। अगर आपने कुछ ऐसे टर्म्स डाले हैं कि भाई साहब कंज्यूमर अगर ब्रीच कर दिया तो उसके ऊपर क्या लगेगा? ज्यादा पेनल्टीज इंपोज कर रहे हो, मोर देन द लॉस अकर्ड बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये भी क्या है? एक ऐसा टर्म्स है जिसको हम बोलेंगे सर अगर ऐसा टर्म होता है तो ये क्या है? एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आते हैं टर्मिनेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। लो भाई, टर्मिनेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर आपके जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, इन्होंने कुछ ऐसा टर्म डाल दिया अंदर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई विदाउट गिविंग एनी ऑफ द रीजनेबल कॉज वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब ये क्या है? ये क्या है? अब आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर ए इज द कंज्यूमर, मिस्टर बी इज द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब मुझे ना 1000 क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर गुड्स चाहिए आपसे, ठीक है। अब जो आपका मैन्युफैक्चरर है हाँ बोलता है ठीक है आपको हम इस दिन फलाने फलाने दिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको दे देंगे। अब मिस्टर ए ने किया फर्दर मिस्टर सी से जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि भाई उसको पता है कि मेरे पास आएंगे गुड्स, ठीक है, मैं उसमें कुछ करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा और आगे आके बेचूंगा आगे। अगर भाई साहब यहाँ मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल कॉज, क्योंकि वहां पे एक टर्म डाली हुई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टर्म डाली गई थी कि भाई हम टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और कोई भी रीजनेबल कारण देने की कोई जरूरत नहीं है, या रीजनेबल कॉज हो या ना हो हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। बेटा ये जो टर्म ऐसी डाली उससे क्या कंज्यूमर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई साहब मेरी आगे फर्दर मैंने प्रॉमिस करा हुआ है, आपके चक्कर में अगर आपने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मुझे सप्लाई नहीं किया, तो भाई साहब मैं आगे कैसे करूंगा? आपके चक्कर में तो उधर फंस जाऊंगा मैं, वहां पे मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ? क्लियर है? तो ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पे कोई ऐसी टर्म है जहां पे टर्मिनेशन कैन बी डन विदाउट गिविंग एनी ऑफ द रीजनेबल कॉज, तो बेटा इसको हम बोलेंगे दैट इज द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। आता है समझ? ये सबसे आप देखिए जितने भी ऊपर टर्म्स है इन सब से देखिए कंज्यूमर्स की राइट्स को इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपका है नॉट एक्सेप्टिंग अर्ली डेट रीपेमेंट। लो भाई, नॉट एक्सेप्टिंग अर्ली डेट रीपेमेंट। अर्ली डेट रीपेमेंट, भाई अगर हमने पैसा लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो भाई हमको रीपेमेंट तो करनी है, ऑब्वियस सी बात है। हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में एंड जो भी है पैसा तो दे रहे हैं, मगर मेरे पास पैसा इकट्ठा आ गया है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब आपको इकट्ठा पैसा दे दूं, ठीक है, मगर आपने ऐसी टर्म डाली हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपसे हमने लोन लिया था वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म डाल दी कि भाई साहब आप अर्ली डेट रीपेमेंट नहीं कर सकते। ये क्या है? अर्ली डेट रीपेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब सामने वाले को पता है ना, सामने वाले को पता है कि भाई साहब हमको तो क्या करना है, हमको तो भाई ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा, हमको क्या दिक्कत है। अब अर्ली डेट रीपेमेंट अगर इसने कर दी तो भाई साहब हमारा तो ब्याज पूरा मर जाएगा, हमको तो ब्याज फिर आगे जाके इंटरेस्ट एंड ऑल कुछ मिलना ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आता समझ? तो ऐसे भी टर्म्स अगर हैं तो उसको बोलेंगे दीज आर द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इम्पोजिंग अनरीजनेबल ऑब्लिगेशंस और कंडीशंस ऑन द
कंज्यूमर्स, अगर आप कंज्यूमर्स पे या पे भाई आपका कंज्यूमर्स पे कोई अनरीजनेबल क्या इम्पोज कर रहे हो, ऑब्लिगेशंस हो गई, या अनरीजनेबल क्या हो गई आपकी कंडीशंस हो गई, अगर इम्पोज कर रहे हो तो वो भी आपके जो टर्म्स हैं, हाँ, तो ऐसे टर्म्स है, मतलब टर्म्स के थ्रू, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स के ऊपर अनरीजनेबल अनरीजनेबल ऑब्लिगेशंस या अनरीजनेबल कंडीशंस आप डाल रहे हो, किसके ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर। क्लियर है, जो कि एकदम बेबुनियाद चीजें हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंड ऑल जो भी है, ठीक है, एक्सेप्टर एक्सेप्टर, मगर उनका कोई मतलब नहीं है, बस इन सब का मतलब एक ही है, इससे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर को कोई ना कोई बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को लॉस होगा, या कंज्यूमर सफर करेगा, या उसकी राइट्स अफेक्टेड होगी, ऐसी कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस होंगी जो कि आप इंपोज कर रहे हो। तो देयर इज टर्म्स, तो बेटा उस केस में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आता है समझ, नहीं आता है समझ, आता है समझ, क्लियर है, तो ये आपका अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बेटा जो डायग्राम आपके सामने मैंने चार्ट बनाया है हैंडमेड ही है, आप भी हैंडमेड ही कर लेना पूरा, ठीक है, एग्जाम में आए तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वहां पे मार्क्स मिलेगा, अच्छे से मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, आता है समझ, ठीक है, बोलिए आता है कि नहीं आता है, आता है, आता है, चलिए यहां जाके अगर देखा जाए तो कुछ हमारी डेफिनेशंस ओवर हो गई। अब एक डेफिनेशन हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है वो करनी है सर, हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन करनी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन करनी है, और इसको जब करेंगे तो इसमें मिलती जुलती एक दो डेफिनेशन और छोटी मोटी होंगी, वो भी मैं आपको करा दूंगा, जैसे एक आएगी आगे, एक स्पूरियस गुड्स की डेफिनेशन आएगी, छोटी सी इसी में आएगा, वो भी बता दूंगा। आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो एक वहां पे एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की एक डेफिनेशन आएगी आगे जाके, ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके करा दूंगा। क्लियर है, आता है समझ कि नहीं आता समझ। मगर अभी हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम लोग को डेफिनेशन कौन सी करनी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की पूरी डेफिनेशन, जो हमारी 3 पेज की डेफिनेशन है, हमको पूरी करनी। क्लियर है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, और अगली क्लास में मिलते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बट बिफोर 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 सीइंग द वीडियो ऑफ यूटीपी, अगली क्लास वाली, आज वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब अपना, ध्यान रखिएगा।